नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास। मैं हूँ देवराज चौहान। महाजन ने कार रोकी और इंजन बंद किया। सामने कॉफ़ी शॉप थी। बेबी, महाजन दरवाज़ा खोलते बोला, कॉफ़ी लेते हैं। मैं यहीं पर कॉफ़ी लेकर आता हूँ। जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं लेना है हमें। पारसनाथ जो कह रहा है उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। इसकी बात में भी दम हो सकता है। मुझे तो पारसनाथ की बात जच रही है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम गलत हो। आगे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। कहने के साथ ही महाजन कॉफी शॉप की तरफ बढ़ गया। मोना चौधरी आगे वाली सीट पर बैठी थी। पारसनाथ पीछे वाली सीट पर था। उसने दरवाजे का आधा शीशा नीचे किया और सिगरेट सुलगा ली। शांत बैठा कष्ट लेने लगा। मोना चौधरी ने पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। महाजन के वापस आने तक दोनों में कोई भी बात नहीं हुई थी। दोनों के चेहरों पर सोची दौड़ती दिख रही थी। महाजन आया तो 3 कॉफी लिए हुए था। उसने मोना चौधरी और पारसनाथ को एक एक कॉफी का गिलास दिया और तीसरा गिलास खुद थामे ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। दरवाजा बंद कर लिया। घूंट भरा। क्या फैसला लिया? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी चुप रही। महाजन ने गर्दन मोड़कर पीछे बैठे पारसनाथ को देखा। तुम कहो। इस मामले में मुझे देवराज चौहान जरा भी कसूरवार नहीं लगता, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। सब कुछ कठपुतली की वजह से हुआ। विलास डोगरा ने अब्दुल्ला से कठपुतली नाम का खतरनाक नशा तैयार करवाया और देवराज चौहान और जगमोहन को धोखे से पिला दिया। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन को कुछ भी होश नहीं रहा कि वे क्या कर रहे हैं। ये हालत उनकी 3 दिन तक रही। उन 3 दिनों में दोनों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड किंग पूरबनाथ साठी की हत्या की और मोना चौधरी की जान के पीछे भी पड़े। मोना चौधरी को पाने के लिए देवराज चौहान और जगमोहन ने तुम्हें और राधा को बंधक बना लिया। उस कठपुतली नाम के नशे की वजह से दोनों 3 दिनों तक बहुत हिंसक रहे। इस पर मुझे ऐतराज नहीं, परंतु इनसे ये सब कुछ विलास डोगरा करा रहा था, जो पर्दे के पीछे आराम से बैठा सब कुछ देखता रहा। और तुम्हें कैसे पता कि विलास डोगरा? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अब्दुल्ला से मिल चुका हूँ और उसके मुंह से सब कुछ निकलवा लिया। अब्दुल्ला का कहना है कि कठपुतली नाम के नशे का सेवन करते वक्त जिस मुद्दे पर बात की जा रही हो, कठपुतली का असर शुरू होने पर वो ही मुद्दा दिमाग पर सवार रहता है और फिर उसी पर चलने लगता है। देवराज चौहान और जगमोहन को जब धोखे से कठपुतली नाम के नशे का सेवन कराया जा रहा था, तो विलास डोगरा तब उनसे पूरबनाथ साठी को खत्म करने और मोना चौधरी को खत्म करने की बात कर रहा था। इसी कारण ये बात तेरे को अब्दुल्ला ने बताई? महाजन ने पूछा। हाँ, इसी कारण कठपुतली नाम के नशे की गिरफ्त में आते ही देवराज चौहान और जगमोहन पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी को मारने निकल पड़े। पूरबनाथ साठी उनके हाथों मारा गया, परंतु मोना चौधरी ने खुद को किसी तरह बचा लिया। हालांकि देवराज चौहान और जगमोहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मोना चौधरी को मारने की, परंतु यह सब कुछ कठपुतली ही करा रही थी उनसे। उन्हें नहीं होश था कि वो क्या कर रहे हैं। अब होश आया तो वो नहीं जानते कि बीते 3 दिनों में उन्होंने क्या क्या किया। ये कठपुतली की खासियत है कि नशा उतरने के पश्चात कुछ भी याद नहीं रहता कि नशे में उन्होंने क्या क्या किया। पारसनाथ गंभीर स्वर में कह रहा था। अब नशा उतरने के बाद उन्होंने जरूर पता कर लिया होगा कि नशे में उन्होंने क्या क्या किया। उनके साथ हरीश खुदे नाम का आदमी भी रहा। खुदे से उन्हें काफी कुछ पता चल गया कि वो क्या कर बैठे हैं। यही वजह है कि वो होश आने के बाद से छिपे बैठे हैं। बीते 2-3 दिनों से उनकी कोई हवा भी नहीं मिली। ये जुदा बात है कि अब बिल्ले ने 1 करोड़ रुपया लेकर बता दिया है कि वो उसके घर में ही छिपे बैठे हैं। परंतु मुझे देवराज चौहान और जगमोहन किसी भी तरफ से कसूरवार नहीं लगते। ये सारा खेल विलास डोगरा का है। मोना चौधरी ने खुद माना है कि विलास डोगरा ने दुबई से बंदा उठवा लाने का सौदा किया, परंतु फिर ये काम पूरबनाथ साठी के हवाले कर दिया था। विलास डोगरा को इससे बेइज्जती महसूस हुई और उसने देवराज चौहान और जगमोहन द्वारा ये खेल खेल डाला। यानी कि सारा किया धरा विलास डोगरा का है।
देवराज चौहान और जगमोहन निर्दोष है। महाजन के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। उसने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता थी। कार में चंद पल सन्नाटा छाया रहा। बेबी, तुमने पारसनाथ की बात सुनी? अगर इसकी बातें सच है तो तुम्हें ये सोचकर देवराज चौहान और जगमोहन का पीछा छोड़ देना चाहिए कि तब वो कठपुतली के नशे की गिरफ्त में थे और उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। उनके पीछे बैठा विलास डोगरा ये सब खेल खेल रहा था। हमें विलास डोगरा की गर्दन पकड़नी। मुझे देवराज चौहान और जगमोहन ने मारने की कोशिश की। मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली। वो तो ठीक है, परंतु तुम्हें और राधा को भी वे मारने जा रहे थे। ये बात क्यों भूलते? मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ, परंतु पारसनाथ की बात में दम है। पारसनाथ ने जो कहा है अपनी तसल्ली करने के बाद ही कहा है। इसकी बात को हम हवा में नहीं उड़ा सकते। तुम चाहो तो एक बार अब्दुल्ला से बात कर लो। मुझे पारसनाथ की बात पर भरोसा है। मोना चौधरी होठ भींचे कह उठी। तो समस्या कहाँ है? मुझे देवराज चौहान ने मारना चाहा, विलास डोगरा ने नहीं। वो तब देवराज चौहान और जगमोहन कठपुतली नाम के नशे की गिरफ्त में। तो उन्हें भूल जाऊं? मोना चौधरी गुर्रा उठी। भूलना ही ठीक होगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि उन 3 दिनों में उन्होंने क्या किया। वे दोनों निर्दोष हैं, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। वो दोनों तब तुम्हारे पास भी आए थे पारसनाथ? मोना चौधरी बोली। हाँ, तब तुमने उनकी हालत नहीं देखी, मैंने देखी थी। उनकी लाल सुर्ख आंखें, होठों पर गालियां, मरने मारने पर आमादा थे। तब मुझे नहीं पता था कि कठपुतली नाम का नशा उन्हें नचा रहा है। पता होता तो 1-2 दिन के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में ही कैद कर लेता और वो ठीक हो जाते। पारसनाथ गंभीर स्वर में कह रहा था। अब बिल्ला को 1 करोड़ देकर तुम्हें ये तो पता चल गया है कि वो बिल्ला के एक कमरे वाले घर में छिपे पड़े हैं, परंतु मैं इस हक में जरा भी नहीं हूं कि तुम उन्हें कुछ कहो। मेरे चुप बैठने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। बिल्ला ने 1 करोड़ में ये खबर देवेंद्र साठी को भी बेची है। देवेंद्र साठी उन्हें नहीं छोड़ेगा। मैं देवेंद्र साठी को तो नहीं समझा सकता, परंतु तुम्हें समझा सकता हूँ। अब देवराज चौहान और जगमोहन के मामले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब किया धरा विलास डोगरा का है। अगर तुम विलास डोगरा की तरफ बढ़ो तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। विलास डोगरा कभी भी नहीं मानेगा कि उसने ऐसा कुछ किया है, मोना चौधरी बोली। वो बेशक ना माने, परंतु हम तो जानते हैं कि देवराज चौहान और जगमोहन को नचाने के पीछे वो है। उसे ढूंढो और खत्म कर दो। हमारा असली शिकार वो ही है, पारसनाथ ने कहा। ये बात तो अब तक देवराज चौहान और जगमोहन को भी पता लग गई होगी कि विलास डोगरा ने गड़बड़ की है, महाजन ने कहा। अगर उन्हें मौका मिले तो वो विलास डोगरा को नहीं छोड़ेंगे। शायद उन्हें मौका ना मिले। पारसनाथ गंभीर था। देवेंद्र साठी आज ही उन दोनों को निपटा देगा। वो उन्हें मारने की तैयारियां कर रहा होगा। उसके आदमी इस इलाके में पहुंचने शुरू हो गए होंगे जहां वे दोनों मौजूद हैं। ये गलत हो रहा है, महाजन कह उठा। पर हम देवेंद्र साठी को ये बात नहीं समझा सकते, महाजन ने मोना चौधरी से कहा। तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए बेबी। वो दोनों निर्दोष है और अब तो देवेंद्र साठी उन्हें घेर रहा है। तुम कुछ मत करो, देखें वहां पर आज क्या होता है। देवेंद्र साठी इस समय बेकाबू हो रहा होगा। मोना चौधरी के होंठ भिजे रहे। पारसनाथ ने नई सिगरेट सुलगा ली। खामोशी रही कार में। अगर तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मैं अभी कार से बाहर निकलने जा रहा हूँ, पारसनाथ बोला। फिर इस मामले में तुम जो भी करो उससे मेरा कोई मतलब नहीं होगा। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर पारसनाथ से कहा। तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए कि देवराज चौहान और जगमोहन निर्दोष। मान ली, मोना चौधरी एकाएक कह उठी। पारसनाथ ने गहरी सांस ली, बोला। अब ठीक है, हमें विलास डोगरा की गर्दन पकड़नी है। मैं तुम्हारे साथ इस काम में। पहले देवराज चौहान का हाल देखो। वो देवेंद्र साठी के हाथों से बचने वाला नहीं, मोना चौधरी बोली। इस बारे में देवेंद्र साठी से बात करके देखें,
महाजन कह उठा। कोई फायदा नहीं। पारसनाथ ने इनकार में सिर हिलाया। देवराज चौहान और जगमोहन के हाथों उसका भाई पूरबनाथ साठी मारा गया है। वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा। लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए कि बिल्ला के घर पर आज होता क्या है, महाजन बोला। वैसे मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान और जगमोहन बचेंगे। देवेंद्र साठी पागल हुआ पड़ा है और उसके पास ताकत भी है। वहां चलते हैं, परंतु हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। इनकी कार से 100 कदम पीछे कार में बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव मौजूद थे, जो इन पर तब से निगाह रखे हुए थे जब मोना चौधरी माटुंगा के मेन चौराहे के पास बस स्टॉप पर बिल्ला से मिली थी और उसे 1 करोड़ देकर देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदे के बारे में जानकारी ली थी कि वो इस वक्त कहाँ छिपे हुए हैं। बाप, रुस्तम राव सामने वाली कार पर नजरें टिकाए बोला। कह दे छोरे, अपुन की समझ में नहीं आईला कि वो तीनों क्या करेला। रुस्तम राव ने कहा। काफी पियो हो वो तीनों, महाजनों उधरों सो काफी ला कर दियो उन्होंने। अपुन का मतलब वो नहीं होइला। मतलब होइला के सड़क किनारे कार में बैठकर कॉफी पीने का क्या मतलब होइला। अपुन की समझ में ये बात नहीं आईला बाप। माटुंगा बस स्टॉप पर उसे ब्रीफकेस क्यों देला, कोई चक्कर होइला बाप। इधर अपुन की समझ में नहीं आईला। रुस्तम राव गंभीर था। बांके ने अपने हाथ की उंगली मुझ को लगाई। छोरे, मारे को तो लागे हो कि यो तीनों किसो गंभीर विषयों पर बातों करो हो। अपुन भी यही सोचेला। ऐसो गंभीर विषयों की फैसलों भी तुरंत फुरंत करनो होवे। सड़कों पर कॉफी पीनो को तो यो ही मतलब होवे। अब अपुन क्या करेला। मारे को तो बहनों बोलो कि पारसनाथ हो और महाजनों को उठाना होवे, पर यो मुन्नो चौधरी साथों चिपके हो तो कामों कैसे होवे। थारे दिमाग में कोई यो प्लान होवे का। अपुन दीदी को पोजीशन बता के बात करेला। रुस्तम राव ने फोन निकाला। कर लियो बात तो। बहनों बोलो हो कि पारसनाथों और महाजनों पर हाथ डालने को मौको बढ़िया मिलो तो तब उसे फोन करो हो, वो खुद आवे हमारे पास इस कामों के वास्ते। रुस्तम राव ने नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने के बाद नगीना की आवाज कानों में पड़ी। हेलो दीदी, अपुन रुस्तम राव ने कहा। इधर मौका नहीं मिलेला उन पर हाथ डालने का। क्या पोजीशन है, उधर से नगीना ने पूछा। रुस्तम राव ने सब कुछ बताया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद नगीना की आवाज कानों में पड़ी। मोना चौधरी ने किस आदमी को ब्रीफकेस दिया था, उसे पहले देखा है कभी? नहीं दीदी। ब्रीफकेस में क्या हो सकता है? अपुन को तो ब्रीफकेस में नोट लगेला, ख्याल है ये अपुन का। तुम दोनों उनके पीछे लगे रहो, वो क्या करते हैं बताते रहना, और जब महाजन और पारसनाथ पर हाथ डालने का मौका सही हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना, उधर से नगीना ने कहा और फोन बंद कर दिया था। बाप, दीदी कहो इन पर नजर रखेला। नजरों तो उन्हों पर ही टिकी होवे। बाकी का हाथ मुझ पर पहुंचा। देवराज चौहान बुरा फसेला। बहुत बुरो फसो हो वो दोनों, मारे को तो बचते ना दिखो हो। बांकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। वो उधर से चलेला है बाप। मोना चौधरी वाली कार को उन्होंने वहां से आगे बढ़ते देखा। बांके ने फौरन कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। पुनः पीछा शुरू हो गया। सतर्कता से बाप, रुस्तम राव बोला। अब उनके पीछा करने का उन्हें पता लगेला तो पंगा खड़ा होइला। पंगो होवे तो हम सबको वट दियो छोरे। बांकेलाल राठौर का स्वर सख्त हो गया था। नगीना ने फोन बंद किया तो सोहन लाल और सरबत सिंह की निगाह उसने अपने पर पाई। ये जगह सरबत सिंह का घर था और देवराज चौहान ने सरबत सिंह को फोन करके नगीना की सहायता करने के लिए कहा था, जिसकी एवज में सरबत सिंह इस वक्त नगीना के साथ उसकी सहायता के लिए मौजूद था। रुस्तम था, नगीना बोली। वो बांके के साथ मिन्नो और महाजन पारसनाथ के पीछे है। कहने के साथ ही नगीना वहां से निकलकर अन्य कमरे में पहुंची जहां पाटिल बंधा पड़ा था। मुझे इस प्रकार बंधे हुए बहुत तकलीफ हो रही है, पाटिल कस मसाकर कह उठा। नगीना शांत भाव से उसे देखती रही। मुझे इस तरह बांधने से क्या फायदा? पाटिल पुनः बोला।
तुम देवेंद्र साठी के खास आदमी हो और देवराज चौहान को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हो, और देवराज चौहान मेरा पति है, इसलिए तुम्हारा अपहरण करवाकर तुम्हें यहाँ रखना पड़ा। नगीना ने सामान्य स्वर में कहा। तुम्हें इस बात पर खुशी होनी चाहिए कि हमने तुम्हारी जान न लेकर तुम्हें संभाल रखा है। पाटिल ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, फिर बोला, देवेंद्र साठी की पत्नी के साथ तुमने क्या किया? तुम्हें कैसे पता कि हमने उसके साथ कुछ किया है? कल दोपहर को मैंने उसे यहाँ देखा था। वो उसकी पत्नी आरुई है ना? हाँ, वो देवेंद्र साठी की पत्नी आरुई है। देवेंद्र साठी के दोनों बच्चे गुंजन और अर्जुन भी यहाँ हैं। पाटिल व्याकुलता से नगीना के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। क्या देख रहे हो तुम? नगीना कह उठी। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। क्या तुम इस खेल के काबिल हो? पूरी तरह। देवेंद्र साठी को तुम ठीक से जानती नहीं। वो देवेंद्र साठी इंसान ही है ना? नगीना बोली। मैं इंसानों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कितने भी ताकतवर हों, परंतु कहीं न कहीं आकर वो कमज़ोर हो जाते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। तो तुमने उसकी पत्नी और बच्चों को इसलिए उठवा लिया कि देवराज चौहान की तरफ बढ़ते देवेंद्र साठी के कदमों को रोक सको। सही कहा। देवेंद्र साठी को पता है कि उसकी पत्नी बच्चों का अपहरण हो गया है। मैं नहीं जानती। नाम क्या है तुम्हारा? नगीना। तुमने शेर के खुले मुंह में हाथ डाल दिया है। देवेंद्र साठी घायल शेर की तरह। साठी इस वक्त जिसके पीछे पड़ा है वो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम अभी? पाटिल नगीना को गंभीर नजरों से देखने लगा। देवराज चौहान ने देवेंद्र साठी के भाई पूरबनाथ साठी को बेवजह मारा, तो वो अपने भाई की मौत का बदला। खामोश रहो, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। और है ही क्या जानने को? विलास डोगरा ने देवराज चौहान और जगमोहन को कठपुतली नाम का नशा देकर उनकी दिमागी शक्ति छीनकर उनसे ये काम करवाया है। हर बात का जिम्मेवार विलास डोगरा है। नगीना का स्वर कठोर हो गया। तुम्हारी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? इस वक्त तो तुम करोगे। मैं? क्यों? तुम मेरी कैद में हो और मैं तुम्हें बुरी मौत भी दे सकती हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें सफाई क्यों दूंगी, जबकि तुम्हें छोड़ने का मेरा इरादा जरा भी नहीं है। नगीना ने शब्दों को चबाकर कहा। तुम ही सोचो कि तुमसे गलत बात क्यों कहूंगी। पाटिल नगीना को देखने लगा। नगीना जाने के लिए पलटी तो पाटिल कह उठा, अपनी बात को तुम साबित कर सकती हो। क्या साबित करना है? यही कि विलास डोगरा। मैं साबित कर सकती हूँ। विलास डोगरा की गर्दन पकड़कर उसके मुंह से सच निकलवा सकती हूँ, परंतु ऐसा कुछ भी करने से देवराज चौहान ने मुझे मना कर दिया है। विलास डोगरा से वो खुद ही निपटेगा। ऐसा देवराज चौहान ने कहा? हाँ, देवराज चौहान हालातों को मेरे से बेहतर जानता है। वो ही विलास डोगरा को। साठी की पत्नी आरू और उसके बच्चों का क्या करोगी तुम? उनके दम पर मैं साठी को देवराज चौहान के पीछे रखूंगी और देवराज चौहान तब विलास डोगरा को बुरी मौत देगा। तुमने साठी को उसके परिवार के दम पर रोक भी लिया, तो मोना चौधरी को कैसे रोकोगी? वो भी तो देवराज चौहान और जगमोहन के पीछे है। देवराज चौहान ने उसे भी मारने की कोशिश। वो भी इंतजाम हो जाएगा। तुमने साठी को बताया कि उसकी पत्नी बच्चे तुम्हारे पास हैं? अभी नहीं बताया। मोना चौधरी पर भी काबू पा लूं, फिर दोनों से बात। तुम सच कहती हो कि सारी शरारत विलास डोगरा की है? पाटिल ने पूछा। तुम्हें सफाई देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नगीना ने तीखी निगाहों से उसे देखा। तुम अगर मुझे साठी से फोन पर बात करने दो तो शायद मैं उसे समझा सकूं विलास डोगरा के बारे में। की जरूरत नहीं, मुझे हालात संभालने आते हैं, नगीना ने कहा और कमरे से बाहर निकलकर एक अन्य कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, जिसका दरवाजा बंद था और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। नगीना ने कुंडी हटाकर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। भीतर बेड पर आरू बैठी थी और पास में 11 बरस का गुंजन और 7 बरस का अर्जुन बैठा था। नगीना को आया पाकर आरू ने दोनों बच्चों को वहां से थाम लिया। आरू का चेहरा फक सा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नगीना एकाएक मुस्कुराकर कह उठी। आरू और 2 बच्चे नगीना को देखते रहे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि अगर तुम कोई शरारत नहीं करती
तो मेरी बहन बनकर रहोगी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का जरा भी बुरा नहीं करूंगी। नगीना ने कहा। हमें छोड़ दो। अभी नहीं, नगीना ने इनकार में सिर हिलाया। अभी मेरा काम नहीं हुआ। तुम्हारे पति देवेंद्र साठी को कुछ समझाना है, उससे बात करनी है। लेकिन ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा पति मेरी बात माने या ना माने, कैसी भी स्थिति में तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। बाद में तुम तीनों को छोड़ना ही है। साठी पर दबाव बनाने के लिए तुम तीनों को उठाया गया है। मेरे पति से बात कर ली? आरू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अभी नहीं, पहले उसे तड़प लेने दो। तुम लोगों की तलाश में भाग दौड़ कर लेने दो, फिर उससे बात की जाएगी। पाटिल को मैंने दूसरे कमरे में देखा था। हाँ, वो भी हमारी कैद में है। पाटिल ने ही तुम्हें मेरे बंगले का पता बताया होगा। वो न बताता तो मैं सच में उसे मार देती, नगीना बोली। बात क्या है? तुम्हारा पति मेरे पति की जान के पीछे पड़ा है। और वो तो आजकल देवराज चौहान के पीछे। देवराज चौहान ही मेरा पति है। ओह, देवराज चौहान ने तो पूरबनाथ साठी की हत्या की। जरूर ऐसा ही हुआ, नगीना सिर हिलाकर कह उठी। परंतु देवराज चौहान की पूरबनाथ साठी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस मामले के पीछे विलास डोगरा है। विलास डोगरा ने धोखे से देवराज चौहान और जगमोहन को कठपुतली नाम का नशा दे दिया। वो नशे की गिरफ्त में फंस गए। विलास डोगरा ने उसे पूरबनाथ साठी और मोना चौधरी को मारने को कह दिया। नशे में फंसे वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरबनाथ साठी को मार दिया, परंतु मोना चौधरी हाथ से बच निकली और 3 दिन तक बचती ही रही। उस नशे का असर 3 दिन बाद खत्म हो गया तो देवराज चौहान और जगमोहन के कदम रुक गए। उस नशे की खास बात तो ये थी कि नशा उतरने के बाद उन्हें नहीं पता कि नशे के दौरान उन्होंने क्या क्या किया। आरू बच्चों की बाहें पकड़े नगीना को देखे जा रही थी। नशे से होश में आने पर खबरों से उन्हें पता चला कि उन्होंने क्या क्या कर डाला। पूरबनाथ साठी को बेशक देवराज चौहान ने मारा है, परंतु उससे ये सब विलास डोगरा ने करवाया। नगीना ने पुनः कहा। तुमने देवेन को ये बात बताई? आरू के होठों से निकला। वो मानेगा इस बात को? आरू चुप रही। तुम मानती हो इस बात को? हौले से आरू की गर्दन इनकार में हिली। इसी वजह से ये बात देवेन साठी को नहीं कही कि वो मानेगा नहीं। इसी कारण तुम लोगों को उठाकर मंगवा लिया कि तुम तीनों मेरे कब्जे में होंगे तो साठी को मेरी बात सुननी पड़ेगी, अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। इससे देवराज चौहान को मुनासिब वक्त मिलेगा कि विलास डोगरा से अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। तुम भी ऐसे कामों में दिलचस्पी रखती हो? कैसे काम? यही खून खराबा। और नहीं, बिल्कुल नहीं। देवराज चौहान ने मुझे शान जिंदगी दे रखी है। उसे पसंद नहीं कि मैं ये सब करूं, जबकि इन कामों का मुझे तजुर्बा बहुत है। परंतु इस बार हालात ऐसे हो गए कि देवराज चौहान के कहने पर ही मुझे खुलकर सामने आना पड़ा और यह सब करना पड़ रहा है। इस मामले में देवराज चौहान का कोई दोष नहीं, परंतु विलास डोगरा ने उसे पूरी तरह फंसा डाला है। मैं तो ऊपरी तौर पर देवराज चौहान के काम निपटा रही हूँ। एक बार देवराज चौहान खुले में घूमने को आजाद हो जाए, उसके बाद मामला वो ही संभालेगा। सोचों में डूबी नगीना कह उठी। आज पहली बार मैंने उसके मामले में दखल दिया है। मुझे अपने बच्चों की चिंता है, आरू व्याकुल स्वर में कह उठी। तुम और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, ये मेरी जुबान है। अगर तुम सहयोग के साथ आराम से रहती हो यहाँ। मैं कुछ नहीं करूँगी। आराम से इस बंद कमरे में बैठी हूँ। आरू ने जैसे अपनी सफाई दी। ऐसे ही कुछ दिन और बिता लो। बच्चों को भूख लगी है। मैं अभी खाने को ये पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, अभी मंगवा देती हूँ, कहकर नगीना कमरे से बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो उस कमरे में आई जहाँ सोहन लाल और सरबत सिंह थे। सरबत भैया, नगीना ने कहा, बच्चों को खाने को पिज़्ज़ा ला दो। सरबत सिंह पिज़्ज़ा लेने चला गया। नगीना सोफे की कुर्सी पर बैठती सोहन लाल से बोली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है सोहन भैया? पहले से तो काफ़ी अच्छा हूँ। सोहन लाल ने मुस्कुराकर अपने शरीर को टटोला। महाजन और पारसनाथ ने तुम्हें खासी यातना दी। नगीना गहरी सांस देकर मुस्कुराई।
देवराज चौहान और जगमोहन ने महाजन और राधा को तकलीफ दी थी, तो मेरे साथ ऐसा करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नगीना ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर गंभीरता और सोचे ठहरी हुई थी। देवेंद्र साठी ने कलाई पर घड़ी में वक्त देखा। शाम के 4 बज रहे थे। वो कमरे में टहलने लगा। होठ भिंचे हुए थे, चेहरा सुलग रहा था। वो अपने होटल के कमरे में मौजूद था और जाफर से सारे इंतजाम करा रहा था, जहां पर देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदे मौजूद थे। घंटे भर से जाफर का फोन नहीं आया था। वो अब फोन के इंतजार में था। फोन आया। देवेंद्र साठी ने बात की। दूसरी तरफ जाफर ही था। साठी साहब, उधर से जाफर ने कहा, आपने जैसा कहा था वैसा ही इंतजाम कर दिया गया है। उस पूरे इलाके में हमारे आदमी फैल चुके हैं। सब हथियार बंद हैं। बिल्ला के घर के आसपास हमारे आदमियों की तगड़ी घेराबंदी हो चुकी है। वो तीनों वहीं पर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भीतर ही हैं। उस एक कमरे वाले घर का दरवाजा खुला हुआ है। भीतर एक से ज्यादा लोगों के होने का पता चला है। हमारा जो आदमी उस घर के सबसे करीब है, उसने बताया कि थोड़ी देर पहले एक भीतर से निकला और खुले दरवाजे के पास ही बैठकर नहाने लगा। बहुत गंदी जगह है वो। एक कमरे के घर है उधर। वहां बाथरूम नहीं है। बाथरूम का काम सब बाहर ही करते हैं। कुछ लोगों ने कमरे के बाहर कच्चा पक्का बाथरूम बना रखा है। दूसरी तरफ से जाफर ने कहा, मैं कुछ ही देर में वहां आ रहा हूं, तब तक शांति रहनी चाहिए। देवेंद्र साठी ने कहा, अगर उनमें से कोई वहां से निकलकर कहीं जाना चाहे तो पकड़ लो। गोली चलाने की जरूरत पड़े तो? तुम इतने लोग हो, अगर कोई वहां से निकलकर जाना चाहे तो क्या उसे पकड़ नहीं सकते? देवेंद्र साठी ने होठ भींचकर कहा, पकड़ने के चक्कर में अगर उसने गोली चला दी तो उल्लू का पट्टा है। साठी गुर्रा उठा। जाफर की आवाज नहीं आई। पाटिल होता तो मुझे कोई समस्या ही नहीं आनी थी। उसने सब संभाल लेना था। पता नहीं वो कहाँ मर गया। जो कहा है वो ही करो, वैसे ही मामला संभालो। मैं पहुंच रहा हूं, कहकर देवेंद्र साठी ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। वो बड़बड़ा उठा, देवराज चौहान, आज मैं तेरे से अपने भाई पूरबनाथ साठी की मौत का बदला लूंगा। तभी हाथ में पकड़ा फोन बज उठा। हेलो। साठी फोन पर गुर्रा पड़ा। साठी साहब। देवेंद्र साठी फौरन संभला। फोन पर दूसरी तरफ जाखड़ था, जो कि आरू और बच्चों की देखभाल के लिए बंगले पर मौजूद रहता था। इन कामों में ऐसा उलझा था कि आरू और बच्चों को जैसे भूल ही गया था। हाँ जाखड़, मैडम और बच्चे आपके पास हैं क्या? उधर से जाखड़ ने परेशान स्वर में पूछा। साठी बुरी तरह चौंका। क्या बकवास कर रहा है? वो तो बंगले पर। कल से मैडम और बच्चे बंगले पर नहीं हैं। जाखड़। साठी गुर्रा उठा। कल सुबह कोई मैडम आई और आपकी मैडम बच्चों को लेकर उसके साथ चली गई। उसके बाद ना तो वो लौटी और ना फोन। किसके साथ गई आरू? कह नहीं सकता, मैं उस वक्त बाथरूम में था। नौकर ने बताया कि वो आने वाली मैडम ने अपने को मैडम का रिश्तेदार बताया। आरू का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जिसे मैं न जानता हूँ। आरू मुझे बताए बिना किसी के साथ नहीं जाएगी। वो बंगला नहीं छोड़ेगी। क्या वो औरत पहले भी आरू से मिलने आई थी? मैडम से मिलने कोई नहीं आता। फिर अभी तो अफगानिस्तान से लौटी हैं। वो तो। आरू और बच्चों की तलाश करो जाखड़। देवेंद्र साठी गुर्रा उठा। जरूर कोई गड़बड़ है। कब गई आरू बच्चों को लेकर? कल सुबह। तब बच्चे स्कूल जाने वाले थे। आरू और बच्चे किसी मुसीबत में पड़ गए हैं। देवेंद्र साठी शब्दों को चबाकर कह उठा। मुझे बताए बिना आरू बंगला नहीं छोड़ सकती, जबकि वो बच्चों को भी साथ लेकर गई है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा मैडम किसी रिश्तेदार के साथ गई। आरू और बच्चों की तलाश करो। जितने आदमी चाहिए ले लो। मुझे जल्दी से खबर दो इनके बारे में। देवेंद्र साठी ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर परेशानी टपक रही थी। नगीना उस वक्त चाय के घूंट ले रही थी जब उसका मोबाइल बजने लगा। सोहन लाल और सरबत सिंह सामने ही सोफों पर धंसे हुए थे। कुछ देर पहले ही वो पाटिल को खाना खिलाकर हटे थे। इसके लिए उसके बंधन खोले गए थे। तब तक सरबत सिंह रिवॉल्वर हाथ में थामे खड़ा रहा था। खाना खाने के बाद पाटिल बाथरूम गया तो सरबत सिंह बाथरूम के खुले दरवाजे पर रिवॉल्वर थामे जा खड़ा हुआ था।
जब पाटिल सब कामों से फारिग हुआ तो पुनः उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। इस काम में उन्हें आधा घंटा लग गया था। नगीना ने फोन पर बात की। दूसरी तरफ बांकेलाल राठौर था। बहना, उधर से बांके ने कहा, मुन्नो चौधरी महाजनों और पारसनाथों इक्को घटिया इलाके में पहुंचो है और इको गली को मोड़ों पर खड़ो हो गयो, पर मारे को कुछ ठीक को न लागे हो। क्यों? इधरों मन्ने को और ना आदमी दिखो हो। बेला, महाजन, पारसनाथ ने वहां किसी से बात की? ना बहनों, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करने वाले हैं? मारी समझ में तो कुछ हो ना आवे, पर ठीक हो न लागे हो। कौन सा इलाका है वो? उधर से बांकेलाल राठौर ने बताया। सुनते ही नगीना चीख उठी। ओह! नगीना के होठों से बेचैनी भरा स्वर निकला। क्या हो गयो? देवराज चौहान और जगमोहन इसी इलाके में छिपे हैं, नगीना के होठों से निकला। यो तो गड़बड़ हो गयो। बेला, पारसनाथ और महाजन के अलावा और लोग भी दिखे तुम्हें उधर? हाँ, मारे को इधरों कुछ ठीक हो ना लागो हो। तुम दोनों वहीं रहो, मैं पहुंच रही हूँ वहां, नगीना ने होठ भींचकर कहा। थारे पहुंचने से पहले ही कुछ हो गया तो? तुम दोनों ने कुछ नहीं होने देना है, नगीना कठोर स्वर में बोली। खुलकर सामने आ जाओ, वो तीनों तुम लोगों को देख लेंगे तो संभल जाएंगे, तब फौरन कुछ नहीं करेंगे। ठीक हो, अब समझो थारी बातों। नगीना ने फोन बंद किया तो सोहनलाल बोला, क्या हुआ? शायद बेला को पता लग गया है कि देवराज चौहान और जगमोहन कहाँ छिपे हुए हैं। वो महाजन और पारसनाथ के साथ उस जगह पर जा पहुंची है। हमें तुरंत वहां चलना है। तुम यहीं रुको सोहन भैया, तुम्हारी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और फिर किसी को तो यहाँ रुकना ही है। पाटिल, आरू और उन बच्चों की निगरानी के लिए तुम मेरे साथ चलो सरबत भैया, अब हालात बिगड़ने लगे हैं। इसी पतली गली के भीतर 5 नंबर का वो मकान है जहाँ देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदी मौजूद हैं। मोना चौधरी ने गली के किनारे खड़े हुए पारसनाथ और महाजन को देखकर कहा, लेकिन मुझे लगता है देवेन साठी अपना काम शुरू कर चुका है। इधर उधर टहलते हमें कई आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनकी मौजूदगी यहाँ गैर जरूरी है। वो साठी के आदमी हो सकते हैं। इस गली में ही यहाँ वहाँ फैले ऐसे 3 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। 2 हमसे कुछ दूर गली के बाहर खड़े हैं। तो देवेन साठी देवराज चौहान और जगमोहन पर हाथ डालने जा रहा है, पारसनाथ बोला। देवराज चौहान बचने वाला नहीं, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे बस में कुछ नहीं है, पारसनाथ ने सख्त स्वर में कहा, वरना मैं देवराज चौहान को बचाने की कोशिश जरूर करता। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी होठ भींचे शांत खड़ी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है बेबी? महाजन ने पूछा। मैं इस मामले में दखल नहीं देना चाहती, यही बहुत है कि मैं इस मामले से पीछे हट गई हूँ, मोना चौधरी बोली। देवराज चौहान तुम्हारी पूर्व जन्म की बहन बेला का पति है और पर वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। देवराज चौहान ने हमेशा बांके, पारसनाथ के होठों से निकला। रुस्तम राव? मोना चौधरी और महाजन की निगाहें भी उधर घूमी। सामने से बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव इसी तरफ आ रहे थे। ये यहाँ कैसे? महाजन कह उठा। अब हालात खतरनाक हो जाएंगे, मोना चौधरी होठ भींचे बोली। देवराज चौहान भी यहाँ और साठी भी दूर नहीं होगा। वो देवराज चौहान को खत्म करना चाहेगा और ये ऐसा न हो उसकी कोशिश करेंगे। इसका मतलब इन्हें पता है कि देवराज चौहान यहाँ है, पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। बांकेलाल राठौर और रुस्तम राव उनके पास आकर रुके। दोनों के चेहरों पर गंभीरता और तीखे भाव मौजूद थे। उन्होंने तीनों को देखा और बांकेलाल राठौर कह उठा, मारे को अब सीधो बातों करना चाहिए। जवाब में तीनों खामोश रहे। तुम इधरों का करो हो? बांकेलाल राठौर के चेहरे पर सख्ती थी। रुस्तम राव का चेहरा भी कठोर दिखाई दे रहा था। मारे को खूब पतो होवे कि तुम इधरों का करो हो। मारी बातों मानो तो भाग लियो इधरों से। क्या मतलब? मोना चौधरी बोली। तुम देवराज चौहान को मारने के वास्ते इधर आयो हो, अम यो ना होने दयो। तुम मारा कुछ न बिगाड़ सको हो और अम थारे को वट दियो। देवराज चौहान थारे बस में ना आए हो। हम कुछ नहीं कर रहे, तुम करो हो। नहीं, हम यहाँ देवराज चौहान को मारने के लिए नहीं आए,
बल्कि ये देखने आए हैं कि वो कैसे मरता है। मोना चौधरी ने होठ भींचकर कहा, हम सिर्फ तमाशबीन हैं, दूर खड़े होकर सब देखेंगे। थारा का मतलब होवे। बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। रुस्तम राव के माथे पर बल दिखने लगे थे। देवेंद्र साठी को पता है कि देवराज चौहान यहाँ है। उसे कैसो पतो? जैसे हमें पता लगा। थारे को देवराज चौहान के बारे में कैसो पता लगो? बिल्ला ने 1 करोड़ लेकर हमें ये खबर बेची कि देवराज चौहान, जगमोहन और हरीश खुदे उसके घर पर छिपे हुए हैं। उसने ये खबर देवेंद्र साठी को भी बेची है। बांकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। उस बस स्टॉप पर तुमने ब्रीफकेस में उसे 1 करोड़ रुपया दिया? वे बिल्ला होइला? रुस्तम राव ने कहा। हाँ, वो ही बिल्ला था। तो तुम लोग हम पर नजर रखे हुए हो? महाजन कह उठा। थारो कोई प्रोग्राम न होवे देवराज चौहानों पर हाथों मारने का? नहीं, मोना चौधरी बोली। ये काम साठी करो हो? हाँ, उसके आदमी हरकत में आ चुके हैं। किधरों हैं वो? गली में देखो, यहाँ वहाँ 3 आदमी खड़े हैं। गली के बाहर की तरफ देखो, इधर उधर खड़े 2 आदमी दिख रहे हैं। और भी आदमी यहाँ फैल चुके हैं। उन्हें तलाश करोगे तो वो भी दिख जाएंगे। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। इस वहम में मत रहो कि तुम लोग देवराज चौहान और जगमोहन को बचा लोगे। आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। देवेंद्र साठी अपने भाई की हत्या का बदला उनकी हत्या करके लेगा। बांकीलाल राठौर के होठों से गुर्राहट निकली। हाथ मूंछ पर पहुंच गया। हम सब को बट दो। वो गुर्रा उठा। इतना भी आसान नहीं होइला जितना आसानी से तुम बोलेला। रुस्तम राव का स्वर खतरनाक हो गया। मुझे नहीं लगता कि तुम देवराज चौहान को बचा लोगे। मोना चौधरी गंभीर दिखी। यहाँ हर तरफ देवेंद्र साठी के आदमी नजर आ रहे हैं। घेराबंदी हो चुकी है। साठी भी यहाँ आने वाला होगा। बीच में दखल दिया तो तुम दोनों भी मरोगे। तुम भी तो देवराज चौहानों और जगमोहन के पीछे हो। मैंने अपना इरादा छोड़ दिया है। काय को? तुम्हारे लिए ये जानना ही बहुत है कि मैं देवराज चौहान के पीछे नहीं हूँ। बांकीलाल राठौर कठोर निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा। तभी पारसनाथ सपाट स्वर में बोला, तुम दोनों को ये सोचना चाहिए कि देवराज चौहान और जगमोहन को कैसे बचाना है। देवराज चौहानों कितनों नंबर मकानों में हो वो? 413। हम अभी उसों के पासों जाके बाहर के हालात बता दियो वो। ये गलती मत करना बांके। पारसनाथ कह उठा। सब कुछ जानकर देवराज चौहान और जगमोहन यहाँ से खिसकने की कोशिश करेंगे और बाहर फैले आदमी उन्हें भून कर रख देंगे। बांकीलाल राठौर का चेहरा सख्त हो गया। कितने आदमी इधर फैलेला बाप? 5 तो यहीं से नजर आ रहे हैं। महाजन ने कहा। बाकियों की तलाश में हमने नजरें नहीं घुमाई, परंतु कम से कम भी यहाँ पर 30-35 आदमी तो जरूर होंगे। उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुम लोग किसकी तरफ होइला? किसी तरफ भी नहीं, महाजन बोला। हम यहाँ सिर्फ देखने आए हैं कि क्या कैसे सब कुछ होता है। मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। पारसनाथ कह उठा। मोना चौधरी और महाजन की निगाह पारसनाथ की तरफ उठी। तुम मारे साथों हो गए? कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो मोन्नो चौधरी के बगली हो। तुम मारा साथ क्यों दे हो? क्योंकि देवराज चौहान ने कुछ नहीं किया। उसे इन हालातों में फंसाया गया है। किसने बाप? विलास डोगरा ने। मारे को पता ना होवे तब मारे को सारो मामलो बता दियो। तुम दोनों यहाँ वक्त खराब कर रहे हो। देवराज चौहान और जगमोहन की जान खतरे में है, पारसनाथ ने कहा। बांके और रुस्तम राव की नजरें मिली। छोरे, तुरंत कुछ करने की जरूरत होवे। अपन जरा दीदी से बात करके पोजीशन बताएगा। कहने के साथ ही रुस्तम राव ने फोन निकाला और वहां से हट गया। देवराज चौहानो बेकसूर होवे तो थारे को भी मारा साथ देना चाहो, बांके ने मोना चौधरी से कहा। उसने मेरी जान लेने का भरसक प्रयत्न किया था। ऐसे में मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही, यही बहुत है। उसने महाजन और राधा को भी मारना चाहा था। मोना चौधरी पूरी तरह नाराज थी। जो थारा मन चाहो, बांकीलाल राठौर बोला। वो बिल्ला किधर मिलो हो? पतो होवे कुछ हो? नहीं। क्या करोगे बिल्ला का? महाजन ने पूछा। देवराज चौहान और जगमोहनो बिल्लों के घरों में होवे हो
और बिल्लो ने गद्दारी करो के ये बात देवेंद्र साठी को बता दियो। हम बिल्लो की गर्दन तोड़ दियो, वट दियो उसको। वो तो कहीं बैठा नोट गिन रहा होगा, महाजन ने गहरी सांस लेकर कहा। तभी रुस्तम राव पास आता बांकेलाल राठौर से बोला, बाप, दीदी 15 मिनट में इधर पहुंचेला, इधर का सब मामला बताएला उसे। दीदी कौन? मोना चौधरी ने पूछा। थारी पूर्व जन्मों की बहनों बेला, बांके ने बताया। फिर बोला, इधरों से चलो छोरे, इनों का संग छोड़ देना चाहो, मारी इनों का लेन अलगो अलगो होवे। बांके और रुस्तम राव उनके पास से दूर चले गए। तो तुम देवराज चौहान के लिए इनका साथ देने को तैयार हो पारसनाथ? मोना चौधरी कह उठी। क्योंकि देवराज चौहान को इन हालातों में विलास डोगरा ने फंसाया है, वो निर्दोष है। अगर तुम भी इनका साथ दो तो मुझे खुशी होगी मोना चौधरी, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जरूरत नहीं समझती, वैसे भी बाजी देवेंद्र साठी के हाथ में है। आज देवराज चौहान और जगमोहन की जिंदगी का आखिरी दिन है। देवेंद्र साठी के रास्ते में जो भी आया वो उसे कुचल कर रख देगा। दूर रहकर ही मामले को देखना ठीक है, मोना चौधरी ने बेहद शांत स्वर में कहा। ऐसे में हम चाहें भी तो भी कुछ नहीं कर सकते। देवेंद्र साठी हमें भी रगड़ देगा, उसके पास ताकत है। हरीश खुदे ने घड़ी पर निगाह मारी। 5 बज रहे थे। जगमोहन कुर्सी पर बैठा था, जबकि देवराज चौहान बेड पर लेटा सिगरेट की कश ले रहा था। बिल्ला का इंतजार कर रहा है? जगमोहन ने पूछा। हाँ, वो 5 बजे तक आने को कह गया था। खुदे बोला, खाना भी लाना था, आज हमने लंच भी नहीं किया। पता नहीं साले को ऐसा क्या काम पड़ गया जो घंटों से दफा हुआ पड़ा है। ज्यादा भूख लग रही है तो तू खाने को ले आ, जगमोहन ने कहा। ऐसी बात नहीं, मैं तो बिल्ले के बारे में सोच रहा हूँ कि इतने घंटे वो कभी बाहर नहीं रहा, कमीना कहीं टुन्नी के पास न चला गया हो, खुदे ने कलप कर कहा। हर समय टुन्नी टुन्नी की रट लगाए रहता है। तुम्हारी पत्नी का तो वो दीवाना है, जगमोहन मुस्कुराया। अगर हमें छिपने के लिए उसके इस एक कमरे वाले घर की जरूरत नहीं होती तो 2 मिनट में उसे सीधा कर देता। मैं तो चुपचाप वक्त टपा रहा हूँ, लेकिन जाते वक्त उसकी खोपड़ी तोड़ कर जाऊंगा। कहने के साथ ही खुदे ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। बिल्ला को फोन? उस कंगाल के पास फोन कहाँ? मैं तो टुन्नी को फोन कर रहा हूँ, बिल्ला कहीं उसके पास ना बैठा हो, खुदे ने चिंता भरे स्वर में कहा और फोन कान से लगा लिया। ऐसी कोई जगह नहीं जहां बिल्ला इतनी देर बिता सके। फोन लग गया। बैल जाने के पश्चात टुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। शुक्र है तुमने फोन तो किया, आ रहे हो अब? तुम्हें बता तो चुका हूं कि मैं घर पर नहीं आ सकता। देवेंद्र साठी के आदमी घर पर नजर रख रहे हैं। हाँ, वो तो अभी भी हैं। बाजार गई थी तो गली के बाहर उन्हें देखा था। तुमने कहा था कि अपना सामान तैयार रखूं, हमें मुंबई से फौरन निकल जाना होगा। कब चलना है? उधर से टुन्नी ने पूछा। अभी नहीं, खुदे ने गहरी सांस ली। क्या मतलब अभी नहीं? थोड़ा सा प्रोग्राम बदल। तुम अभी भी देवराज चौहान और जगमोहन के साथ हो? टुन्नी ने बीच में ही पूछा। हाँ, जब से वो तुम्हें ले गए हैं तब से मैं तुम्हें देख भी नहीं पाई। टुन्नी की आवाज में नाराजगी थी। ये ही बड़ी बात है कि मैं अभी जिंदा बचा हुआ हूँ। तुम किस प्रोग्राम की बात कर रहे थे? मैं तुम्हें बता रहा था कि देवराज चौहान ने मुझसे वादा किया है कि इस मामले से निकलने के बाद वो बड़ी डकैती करेंगे और मैं भी उस डकैती में हिस्सा लूंगा और मुझे बड़ी रकम मिलेगी। इसलिए मुझे इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है। डकैती के बाद हम अमीर बन जाएंगे टुन्नी, बस थोड़ी देर की बात है। कितनी देर? थोड़ी देर, महीना या 1.5 महीना, खुदे देवराज चौहान और जगमोहन पर नजर मारता कह उठा। तो क्या इतनी देर मैं अकेली रहूंगी? रह ले टुन्नी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तो हम हमेशा ही एक साथ रहेंगे। बहुत पैसा होगा हमारे पास, कार होगी, बंगला होगा, हमारे बच्चे भी होंगे, मौज ही मौज होगी। पर 1.5 महीना मैं तेरे बिना? समझा कर टुन्नी, मैं वहां आया तो देवेंद्र साठी के आदमी मुझे पकड़ लेंगे या मार देंगे। हालात बहुत खराब हुए पड़े हैं, कुछ वक्त निकल जाने दे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, खुदे ने समझाने वाले स्वर में कहा। तेरे बिना दिल नहीं लगेगा,
टुन्नी उदास स्वर में उधर से बोली, लग जाएगा। तू ये सोच कि जैसे मैं हांगकांग गया हूँ और 1.5 महीने बाद वहां से दौलत लेकर लौटूंगा। टुन्नी ने गहरी सांस लेने की आवाज आई। मेरी प्यारी टुन्नी, तू तो बहादुर। चल चल, बच्चों की तरह मुझे बहला मत। मेरा तो मन खराब हो गया है ये सुनकर कि तू अभी 1.5 महीना और मुझे नहीं मिलेगा। शादीशुदा होकर भी कवारों सी जिंदगी बितानी पड़ रही है। थोड़े दिनों की तो बात। इन बातों से तू दिल लगाने की कोशिश मत कर, मैं सब समझती हूँ। अब देवराज चौहान या जगमोहन तेरी ठुकाई तो नहीं नहीं, अब तो वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, सब ठीक है। खुदे ने जल्दी से कहा। ठीक है, अब जैसा तू चाहे। मैं तो आज बिल्ला तो नहीं आया तेरे पास? एकाएक खुदे ने पूछा। वो कमीना क्यों आएगा, लेकिन वो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। पता नहीं मुझ में उसे क्या दिख गया। 2 घंटे पहले उसने फोन जरूर किया था मुझे। उल्टी पुल्टी बकवास कर रहा था। क्या कह रहा था? खुदे के दांत पिंच गए। पागल हो गया है वो। मुझे कह रहा था तेरे को रानी बनाकर रखूंगा। कहता है 2 करोड़ रुपया है उसके पास। ये भी कहा कि खुदे की तू चिंता मत कर, उसका इंतजाम हो जाएगा। वो और भी जाने क्या भौंकता। मैंने पहले ही फोन बंद कर दिया। खुदे के माथे पर बल दिखे। बिल्ला की इन बातों का क्या मतलब हुआ? ये तू सोच। मुझे तो वो पागल लगा। वो तेरे से ये बात गलत नहीं कहेगा कि उसके पास 2 करोड़ रुपया है। खुदे तेज स्वर में कह उठा। तेरे को रानी बनाने को कह रहा था। उसने तेरे से कहा कि खुदे का इंतजाम हो जाएगा। ये कब की बात है? देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह भी खुदे पर जा टिकी। 2 घंटे हो गए उसका फोन आए। तूने उससे पूछा नहीं कि 2 करोड़ उसके पास कहां से आए? मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। वो तेरे से बकवास नहीं कर सकता। वो तो हमेशा तेरे सपने देखता है। वो कमीना। खुदे के होठ खिंच गए। तू आराम से रहे, किसी बात की चिंता मत कर, बंद करता हूँ, कहकर खुदे ने फोन बंद किया और देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर बोला। 2 घंटे पहले बिल्ला ने टुन्नी को फोन करके कहा कि उसके पास 2 करोड़ रुपया है। बिल्ला टुन्नी से ये बात गलत नहीं कहेगा। वो टुन्नी को फंसाने के चक्कर में है। ये भी कहा कि खुदे का इंतजाम हो जाएगा। वो 200 रुपए का बंधा भी नहीं है, तो उसको 2 करोड़ कहाँ से मिल गए? उसी पर देवराज चौहान चौंक कर बेड से नीचे आ खड़ा हुआ। निकलो यहाँ से, बिल्ला ने गद्दारी कर दी है। हमारे बारे में उसने मोना चौधरी या देवेन साठी को बताकर 2 करोड़ रुपया ले लिया है। वो सुबह से इन्हीं कामों के लिए गायब है। हम खतरे में हैं, देवराज चौहान ने तेज स्वर में कहा। जगमोहन हक्का बक्का रह गया। क्या क्या कह रहे हो? खुदे के होठों से कांपता स्वर निकला। बिल्ला हमसे धोखा कर गया है। वो हमसे गेम खेल गया। देवराज चौहान के होठ खिंच गए थे। वो ऐसा नहीं कर। सच में? जगमोहन के होठों से निकला। सच में उसने ऐसा किया होगा। तेरे होते वो टुन्नी को नहीं पा सकता, क्योंकि टुन्नी तेरी पत्नी है। ये गेम खेलकर उसने नोट भी पैदा कर लिए और तेरे मरने का भी इंतजाम कर दिया। हमारे बारे में बताने के लिए ही उसे 2 करोड़ मिले हैं। देवराज चौहान ठीक कहता है कि उसने मोना चौधरी या देवेन साठी को हमारे यहाँ पर होने की खबर बेची है। हमें फौरन यहाँ से निकल चलना चाहिए। खुदे हक्का बक्का हो चुका था। वो दोनों को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे चेक करता बोला, चलो यहाँ से, अभी ऐसे ही चलो। साला! खुदे का चेहरा एकाएक धधक उठा। धोखेबाज! उसे छोड़ो और चलो। रिवॉल्वर जेब में रखता देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। देवराज चौहान ने ठिठक कर मोबाइल निकाला और बात की। दूसरी तरफ नगीना थी। कहो, देवराज चौहान ने फोन पर कहा। बाहर की हालात ठीक नहीं है, आप बाहर मत निकलना। नगीना की आवाज कानों में पड़ी। क्या मतलब? मैं अभी बाहर ही पहुंची हूँ, दूसरी तरफ से नगीना ने कहा। बिल्ली का घर है वो जहां आप हैं, है ना? हाँ, देवराज चौहान के होठों से निकला। आप लोगों के यहाँ होने की खबर बिल्ला ने मिन्नो और देवेन साठी को दे दी है। बदले में पैसा लिया है।
इस वक्त जहां पर आप हैं वहां पर हर तरफ देवेंद्र साठी के आदमी फैले नजर आ रहे हैं। मोना चौधरी महाजन और पारसनाथ भी यहाँ हैं, परंतु मिन्नो ने आपके रास्ते से हट जाने की सोच ली है। उसे पता चल गया है कि ये मामला कठपुतली से जुड़ा हुआ है और विलास डोगरा इस मामले के पीछे है। इस वक्त आपको देवेंद्र साठी की तरफ से खतरा है। देवेंद्र साठी कहाँ है? देवराज चौहान के दांत खींच गए। मेरे ख्याल में वो यहाँ कभी भी आ पहुंचेगा। बाहर देवेंद्र साठी के आदमी फैले हैं, ये बात पक्का है? देवराज चौहान गुर्राया। हाँ, बांके और रुस्तम यहाँ पहले से ही मौजूद थे। इस वक्त वो मेरे पास खड़े हैं। ये मिन्नो से मिल भी चुके हैं। उन्हीं से काफ़ी बातें इन्हें पता चली। सरबत सिंह भी मेरे पास है। उधर से नगीना की आवाज़ आ रही थी। यहाँ मौजूद देवेंद्र साठी के आदमी उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर देवेंद्र साठी का परिवार कहाँ है? मेरे पास, मैं सब ठीक कर लूँगी। अभी आप बाहर मत निकलना। नगीना की आवाज़ कानों में पड़ी। यही कहने के लिए मैंने फ़ोन किया है। बाहर के हालात आप लोगों के लिए ठीक नहीं हैं। देवराज चौहान के होठ खिंच गए। जगमोहन आंखें सिकोड़े देवराज चौहान को देख रहा था। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, फिर बात करूँगी, उधर से नगीना ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया था। देवराज चौहान ने कान से फ़ोन हटाया। चेहरा सुलग रहा था। क्या बात है? जगमोहन के होठों से कठोर स्वर निकला। हमारा ख्याल ठीक था कि बिल्ला धोखेबाजी कर गया है। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर कह उठा। गद्दारी करने से ही उसके पास 2 करोड़ रुपया आया। उसने हमारे बारे में देवेंद्र साठी और मोना चौधरी को बता दिया है। इस वक्त बाहर देवेंद्र साठी के आदमी फैले हैं और वो स्वयं कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। हम घिर चुके हैं। साला कुत्ता! हरीश खुदे गुर्रा उठा। बहुत बुरी मौत मारूंगा बिल्ले को। जबकि जगमोहन देवराज चौहान की बात सुनकर ठगासा रह गया था। बाहर देवेंद्र साठी के आदमी फैले हैं। नगीना भाभी ने ये बात बताई? हाँ। सत्यानाश! जगमोहन के दांत खिंच गए। और मोना चौधरी? वो भी बाहर है, परंतु वो अब हमारे पीछे नहीं है। उसे कठपुतली और विलास डोगरा के बारे में पता चल गया है। अब क्या होगा? खुद ही परेशान सा कह उठा। हम बच नहीं सकेंगे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर परेशानी और क्रोध दिखाई दे रहा था। मुझे पता होता कि बिल्ला ऐसा कुछ करेगा तो मैंने कब का उसे मार देना था। खुद ही खतरनाक स्वर में कह उठा। उसे जो करना था वो कर गया। देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। टुन्नी को फोन करके कहा कि 2 करोड़ हैं उसके पास। कमीने ने टुन्नी को ही अपने चक्कर में लेने के लिए गद्दारी की। उधर से नोट ले लिए और सोचा देवेंद्र साठी या मोना चौधरी यहाँ मुझे मार देंगे और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। मैं उसकी बातों को हल्के में लेता रहा, परंतु वो मेरी पत्नी के बारे में गंभीर था। उसे चाहने के चक्कर में ही बिल्ला ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए। अब क्या किया जाए? गुस्से से भरा जगमोहन बेचैन लहजे में कह उठा। हमारा बाहर निकलना खतरनाक है। देवराज चौहान ने होठ खींचकर कहा। तो देवराज चौहान ने जगमोहन और खुदे पर निगाह मारकर कहा। अगर कुछ हो सकता है तो वो नगीना ही करेगी। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे थपथपाकर कठोर स्वर में कह उठा। हमें हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। कुत्ता! खुदे बड़बड़ा उठा। भाभी शायद देवेंद्र साठी को रोक ना सके। उसके साथ कौन कौन है? बांके, रुस्तम, सरबत सिंह। मेरे ख्याल में भाभी के लिए यह मामला संभालना कठिन हो जाएगा। जगमोहन बोला। नगीना हर तरह के हालातों में काम करती है। लगता है तुम उसे भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ। वो पूरी कोशिश करेगी मामला संभालने की। बाहर देवेंद्र साठी के आदमी मौजूद हैं? हाँ, अच्छी तरह घेरा डाल रखा होगा। साठी ने तसल्ली से पूरी तैयारी की होगी कि हम किसी भी हाल में बच न सकें। उसके पास पूरा वक्त रहा तैयारी करने का। जगमोहन ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। बिल्ला ने गलत किया, हमें बुरी तरह फंसा डाला। उसका दिमाग खराब हो गया था जो उसने ऐसा कर डाला। पैसा तो हम भी उसे दे सकते थे। बिल्ला के हाथ पैसा कमाने और खुदे को रास्ते से हटाने का आसान मौका हाथ लगा था।
वो खुदे की पत्नी को पाना चाहता है। इससे बढ़िया मौका और क्या होगा कि पैसा मिलने के साथ खुदे भी मारा जाए। वो जानता है कि देवेंद्र साठी खुदे को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरबनाथ साठी की हत्या के वक्त ये हमारे साथ था। साठी इसे भी हत्या का जिम्मेवार मानता है। मैं कहाँ फंस गया, खुदे कह उठा। बिल्ला ने गड़बड़ ना की होती तो इतने बुरे हालात नहीं होने थे, जगमोहन ने कहा। उसको तो मैं बुरी मौत, अभी तो अपनी जान की फिक्र करो, जगमोहन कुर्राया। हम लोग इस वक्त बुरे फंस चुके हैं। वो भाभी शायद हमें बचा ले, खुदे ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। देखते हैं अब क्या होता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा और रिवॉल्वर जेब में रखते हुए सिगरेट सुलगा ली। हमें हर तरह के हालातों के लिए तैयार रहना है, किसी भी पल कुछ भी हो। तभी खुदे का फोन बजा। हेलो, खुदे ने जल्दी से बात की। ये बिल्ला क्या पागल हो गया है? उधर से टुन्नी का तीखा स्वर कानों में पड़ा। क्या हुआ? खुदे के होठों से निकला। अभी फोन आया उसका। फोन पर कहने लगा, टुन्नी अब कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूछती हूँ वो कमीना क्या कहना चाहता है मुझे, कुछ मेरी भी समझ में आए। तुमने उससे नहीं पूछा? खुद एक कड़वे स्वर में बोला। पूछने से पहले ही उसने फोन बंद कर दिया। वो अगर तेरे सामने आ जाए तो कुछ भी पूछे बिना उसका सिर फोड़ देना कि वो जिंदा न रहे। खुद एक गुर्रा उठा। मैं समझी नहीं। उसने हमारे ठिकाने के बारे में देवेंद्र साठी को बताकर उससे पैसे लिए हैं। अब हालात ये हैं कि बाहर देवेंद्र साठी के आदमी फैले हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्ला सोचता है कि साठी मुझे मार देगा और बिल्ला तुझे पालेगा। पालेगा? टुन्नी का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। मैं क्या सड़क पर पड़ी कोई चीज हूं जो मुझे उठाकर जेब में रख लेगा? उस कुत्ते का तो मैं बुरा हाल करूंगी। एक बार मेरे सामने पड़। मैं फोन बंद करता हूँ, खुद एक गंभीर स्वर में बोला। फिर बात करूंगा। कहने के साथ ही खुदे ने फोन बंद किया और देवराज चौहान जगमोहन को देखकर बोला, बिल्ला भी बाहर ही कहीं मौजूद है और यहाँ के हालातों पर नजर रखे हुए है। तीनों की नजरें मिली। वहां मौत का सन्नाटा ठहर चुका था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।